जय हिंद साथियों, आज हमें पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस में मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो ध्यान से देख लीजिए। मंत्री परिषद में हम पढ़ेंगे परिचय, फिर उसके बाद पढ़ेंगे एक एक अनुच्छेद। दो तो अनुच्छेद ही है मुख्यतः 74 और 75, तो हम 74 और 75 को देख लेंगे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम कि मंत्री परिषद है यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संरचना कैसी है, और फिर हम पढ़ेंगे मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में अंतर। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, जिसमें हमें सबसे पहले परिचय की बात करनी है। तो परिचय में ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा, बस आप ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ जो संसदीय व्यवस्था है मंत्री परिषद की में संसदीय व्यवस्था है, तो कार्यकारी प्रमुख, प्रशासनिक कार्यकारी प्रमुख जो है, एक मुख्य संस्था जो है वो मंत्री परिषद है, जिसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो उसमें कुछ है नहीं खास परिचय के लिए। अनुच्छेद की बात करें तो भाग 5 में, हाँ थोड़ा सा इधर ही भी बता देती हूँ, ठीक है। भाग 5 में अनुच्छेद 74 एंड 75 में किसके बारे में बताया गया है? संसदीय व्यवस्था के, मतलब कि मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है। वैसे संसदीय जो भी चीज़ व्यवस्था है उसके बारे में बहुत विस्तार से बात नहीं की गई है, लेकिन आर्टिकल 74 75 बहुत कुछ बता देते हैं। और जो मंत्री परिषद है ये प्रमुख कार्यकारी व्यवस्था है जो कि सारे उनका यूज करती है, कार्यकार, ठीक है, संस्था है एक तरीके से। अब आ जाते हैं हम अनुच्छेद पे। तो चलिए एक एक करके सारे अनुच्छेदों को हम ध्यान से समझते हैं और उनके अंतर जो विषय रखे गए हैं उनको देखते हैं। आर्टिकल 74 जो है, यहाँ पे 2 क्लॉज हैं। क्लॉज 1 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह, मतलब जो इधर पे मतलब मुख्यतः जो 74 है वो कहता है कि प्रेसिडेंट की मदद के लिए, सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की जाती है, तो ये तो हो गया क्लॉज 1 कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। तो जितने भी काम किए जाएंगे वो इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के परामर्श पे किए जाएंगे। तो आर्टिकल 74 का क्लॉज 1 कहता है कि प्रधानमंत्री की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और जो भी राष्ट्रपति कार्य करेगा वो इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के परामर्श पे करेगा। अब जो परामर्श की बात की गई है ना, वो परामर्श बाध्यकारी है। पहले 1944 तक नहीं था, लेकिन 1978 तक नहीं था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये परामर्श क्या बना दिया गया? बाध्यकारी बना दिया गया। लेकिन हाँ, एक बार राष्ट्रपति क्या कह सकते हैं कि पुनर्विचार के लिए भेज दें, लेकिन पुनर्विचार के बाद भी अगर वो सेम चीज़ उन्होंने भेजी है पुनर्विचार के लिए तो क्या करना है? पुनर्विचार के लिए अगर भेजें तो फिर राष्ट्रपति को बाध्यकारी है कि वो बात मान लें, किसकी? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने भेजा है। अब दूसरा जो आर्टिकल है, जो ये परामर्श भेजा है, जो सलाह दे रही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो कोई जाए सुप्रीम कोर्ट में कि इन्होंने ये सलाह क्यों दी थी, ऐसा वैसा, तो इस सलाह की या परामर्श की जांच नहीं की जा सकती। तो सलाह की जो जांच है या सलाह की जुडिशरी रिव्यू, ऐसा कुछ भी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी नहीं कर सकता कि वो सही थी, गलत थी, क्यों दी, क्यों नहीं दी, कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या किया जाता है? शक्तियों का पृथक्करण देखा जाता है। आर्टिकल 74 के बाद आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में आर्टिकल 75(1) जो है वो कहता है कि राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट जो है, वो पीएम की नियुक्ति करेंगे, और पीएम के सलाह से या परामर्श के बाद में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। और जो दूसरी बात ये कहते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि अब मंत्री परिषद में बहुत सारे लोग आ जाएं, तो मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो संरचना है, संख्या है, वो पूरे उससे
कितने 15% होना चाहिए पूरी लोकसभा का, और ऐसा पहले नहीं था। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया, तो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। फिर एक क्लॉज 3 है, वो कहता है कि दल बदल के आधार पर किसी को अगर निर्हर किया गया है तो वो अयोग्य माना जाएगा मंत्री बनने के लिए भी। अगर किसी को आर्टिकल जो 75 का क्लॉज 4 है वो कहता है कि जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत रहेंगे, यानी कि ये किसी को भी कभी भी हटा सकते हैं अगर प्रधानमंत्री इनसे कहे। और सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था की गई है 75 क्लॉज 5 में, जिसमें कहा गया है कि लोग जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यानी मंत्री परिषद जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ठीक है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यानी कि इसका मतलब क्या है, सामूहिक उत्तरदायी होगी। अब इसका मतलब समझ लें, अगर प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया या मतलब कि किसी भी कारण से मंत्री परिषद बर्खास्त हो गई तो जितने भी लोग हैं पूरे ख़त्म हो जाएंगे, मंत्री परिषद एक तरह से शून्यता हो जाएगी। फिर यहाँ पे है जो मंत्री हैं वो गोपनीयता की शपथ लेते हैं, तो उनकी शपथ के बारे में। फिर जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि जो हाँ तो क्या क्या बता दिया मैं, जैसे कि किसी व्यक्ति को बिना मतलब कि बिना मंत्री बने भी क्या किया जाता है, मतलब कि बिना सदस्य बने उसको मंत्री बना दिया जाता है। उसको 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि तुम इतने में कहीं से चुनाव ना करू के और तुम बन जाओ संसद के सदस्य। लेकिन अगर ये समय अवधि ख़त्म हो गई तो फिर वो व्यक्ति 6 महीने के बाद क्या नहीं रहेगा, मंत्री नहीं रहेगा, तो उसका ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट जो है वो ये कहता है कि जो भी इनके निर्वाचन के बारे में बताया गया है, ठीक है, तो इतने ही आपके लिए क्लॉजेस आई थिंक कि बहुत हो चुके हैं, तो इतना ही याद कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लॉज हैं, तो आप एज इट इज़ याद कर सकें, आपकी मर्जी है। एज इट इज़ याद ना हो तो आप बस याद कर लें कि क्या क्या है, कि ये तो आपको याद ही रहता है। 15% वाला याद रखेंगे, दल बदल के ये भी याद रहता है, और प्रसाद पर्यंत ये आपको ज़्यादातर इनमें से याद ही रहते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ जाते हैं और अब हम देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की संरचना। तो अब यहाँ पे संरचना को देखने के लिए ऐसा संविधान में तो कुछ वो है नहीं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो मंत्री होते हैं उनकी 3 तरह की मंत्री हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उनके आधार एक हैं कैबिनेट मंत्री, ठीक है, कैबिनेट मंत्री, एक है राज्य मंत्री, ठीक है, एक है उप मंत्री। अब ये जो है ये कैबिनेट के भी सदस्य होते हैं, कैबिनेट के सदस्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं, राइट का टिक लगाएंगे। और ये जो हैं कैबिनेट के और इनके पास में जो प्रमुख मंत्रालय हैं वो भी इन्हें आवंटित किए जाते हैं। ये जो हैं ये कैबिनेट के जो हैं कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन इनको कैबिनेट की बैठक में अगर इनसे रिलेटेड कोई काम हुआ है जो इन्हें प्रभार मिला है तो इन्हें कैबिनेट की बैठक में बुलाया जा सकता है। ठीक है, और जो ये व्यक्ति हैं इन्हें स्वतंत्र प्रभार मिले होते हैं, तो इन्हें मंत्रालय भले ना मिले हों लेकिन स्वतंत्र प्रभार या विभाग मिले होते हैं। उप मंत्री की बात करें तो ना तो एक कैबिनेट की बैठक में बैठते हैं और ना ही एक कैबिनेट के सदस्य होते हैं, और ना ही इन्हें स्वतंत्र प्रभार या मंत्रालय मिला होता है। ठीक है, तो ये बात आपको आई होप कि समझ में आ गई होगी। तो ये है मंत्री और उनके कार्य, उनकी संरचना। अब हम बात कर लेते हैं मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद की। ठीक है, तो मंत्री परिषद अभी आर्टिकल 75 में हमें देखने को मिल जाता है। अब आगे मंत्री मंडल, ठीक है, और इधर मंत्री परिषद।
ये जो है मंत्री परिषद के अंदर भी एक छोटा सा वो होता है, तो ये छोटा निकाय है और मंत्री परिषद के ही कुछ लोगों को, महत्वपूर्ण लोगों को मिला के बनाया जाता है। तो ये एक छोटा निकाय होता है और ये एक बड़ा निकाय होता है और 15% होता है लोकसभा का, ठीक है। तो ये है। अब इसके बारे में संविधान में कोई वैसे डायरेक्ट बात नहीं है। 361वें आर्टिकल में बाद में जोड़ दिया गया मंत्रिमंडल शब्द की, मंत्रिमंडल बोलेगा तो हम उसको 361 कह दिया क्या, 352 की बात कह रही हूँ, तो वहाँ पे एक संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, वो हम उधर ही पढ़ लेंगे। लेकिन एज सच ये बताया नहीं गया है। मंत्रिपरिषद के बारे में आर्टिकल 74-75 में हम थोड़ा सा देखने को मिल जाता है, तो संविधान में है, इसके बारे में नहीं है वैसे कोई बहुत ज़्यादा खास इसमें है, ठीक है। अब जो बात कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल जो होता है वो उसकी बैठक जो है वो हर बार तो नहीं हो, मतलब कि बैठक है इसकी तो हो सकती है क्योंकि छोटा निकाय तो हर हफ्ते एक बैठक होती है, लेकिन इसकी बैठक नहीं होती है। मतलब इसकी हर हफ्ते एक साथ इतने लोगों को आसान नहीं है। ये जो है रियल में जो वास्तविक शक्तियों का यूज करता है और ये जो सारी शक्तियों का यूज कर रहे होते हैं, इनको कागज़ों में इन्हें वो सारी शक्तियाँ मिली हुई होती हैं। अगर इनकी बात करें मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल कोई भी नीतियों को बनाता है और उनको लागू कराने का काम ये मंत्रिपरिषद करता है, ठीक है। तो ये कुछ अंतर हो गए, इसके अलावा भी 2-4 अंतर होंगे बट वो उतने खास है नहीं, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं, सब कुछ हो ही गया है, परिचय भी हो गया, अनुच्छेद भी हो गए, मंत्री परिषद की संरचना और मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद को हमने अंतर भी बता दिए। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात की मंत्री परिषद के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे महान्यायवादी और महाधिवक्ता के बारे में। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, आपको उनका आंसर करना है। आपको हमें बताना है कि लोग सही है ये स्टेटमेंट या रॉन्ग है, ये बताना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट है कि क्या मंत्री परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी है। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप गलत हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। दूसरा सवाल है आपसे कि जो प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तो क्या पूरी मंत्री परिषद बर्खास्त होगी, यस और नो में आप आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि अगर किसी एक व्यक्ति को हटाना है तो क्या मंत्री परिषद बर्खास्त होगी, हाँ और ना में जवाब देना है। आपको मुझे बताना है कि राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाती है मंत्री परिषद द्वारा वो बाध्यकारी है या नहीं है, ठीक है। तो इतने कुछ क्वेश्चंस थे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम महान्यायवादी के बारे में जानेंगे। जय हिंद।